दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। नमस्कार, मैं हूँ रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अंग्रेजी में बोले तो फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था पाषाण काल के बारे में, जिसके अंदर हमने जाना था कि पाषाण काल को किन किन भागों के अंदर बांटा गया है और उनका कालक्रम क्या है। तो अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम जो बातें डिस्कस करेंगे वे टोटली पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है। पिछले चैप्टर में हमने जहाँ तक जो चीज़ें पढ़ी थी उसके आगे की कुछ बातें बताई गई है आपके इस अध्याय 3 के अंदर। तो दोस्तों हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो है हिस्ट्री को टाइमलाइन के थ्रू पढ़ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से मैं टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए पहले अध्याय के अंदर हमने डिस्कस किया था ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी कहा जाता है। तो इन बातों का मैं आपके यहाँ पर वापस जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। बार बार दोहराने से आपका भी समय खराब होता है। तो देखिए दोस्तों पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल का कालक्रम है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। फिर मध्य पाषाण काल आता है, इसका कालक्रम था 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच में। और नव पाषाण काल है वो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की जो घटनाएं हुई थी वो इस नव पाषाण काल के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें हैं ना, ये इस 0 से पहले की बातें हैं, यानी कि ईसा पूर्व के अंदर ये सारी बातें इंक्लूड की जाती है। फिर हम जैसे जैसे बातें पढ़ेंगे, ये यहाँ से मान लो यहाँ पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ऐसे ऐसे हिस्ट्री बढ़ेंगे। तो ये है एक टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन के थ्रू हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो तथ्य बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है पशुपालन के संबंध में। इसके अंदर बताया है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया और उसके बाद भेड़ और बकरी का स्थान आता है। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस जानवर को पालतू जानवर बनाया उसके अंदर स्थान आता है कुत्ते का। मनुष्य कुत्तों के माध्यम से शिकार करते थे, शिकार करने के अंदर ये कुत्ते उनकी मदद किया करते थे। और उसके बाद में भेड़ और बकरी को पालतू जानवर बनाया था मनुष्य ने। तो ये आपके पशुपालन के संबंध में बात आई है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो ये पशुपालन की जो शुरुआत की थी ये सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा कब की गई थी, तो उसको आप ध्यान रखना कि पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम इस मध्य पाषाण काल के अंदर की गई थी। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत कब की गई थी, तो उसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की थी और सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया और उसके बाद में भेड़ और बकरी को पालतू जानवर बनाया था। तो ये बात क्लियर हो गई आपके। आगे आपके जो हेडिंग आ रही है वो है गर्तवास। देखिए एक बुर्ज़होम नाम का पुरा स्थल है जो वर्तमान कश्मीर के अंदर पड़ता है। इस बुर्ज़होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिनको गर्तवास का नाम दिया गया है। आपको पता है कश्मीर के अंदर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो इस ठंड से सुरक्षा के लिए, उस ठंड से सेफ्टी के लिए लोग प्राचीन समय के अंदर क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बना करके उसके अंदर रहा करते थे। तो उन घरों को गर्तवास का नाम दिया गया था। तो ये बात आपके आई थी चैप्टर के अंदर, इसलिए मैंने आपको बता दी है। आपको यहाँ पर ध्यान बस ये रखना है कि ये बुर्ज़होम वर्तमान कश्मीर के अंदर पड़ता है और ये इसकी व्याख्या तो आपको समझ में आई गई है कि गर्तवास क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि विद्वानों के अनुसार संभवतः मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। दोस्तों मेहरगढ़ एक पूरा स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो इस पूरा स्थल में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाने का कार्य किया था
और साथ ही भेड़ और बकरी पालने का जो कार्य हुआ था वो भी सर्वप्रथम इस मेहरगढ़ के अंदर ही हुआ था। तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में एक तो ये पूछ ले कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ उगाने का जो कार्य किया था मनुष्यों ने वो किस पुरा स्थल के अंदर हुआ था, तो मेहरगढ़ आंसर होगा। और यह वहीं पूछ ले आपसे कि भेड़ और बकरी पालने का जो कार्य किया था वो किस स्थान पर सबसे पहले हुआ था, तो वो भी उसका आंसर होगा मेहरगढ़। अब यहाँ पर आपको एक और अतिरिक्त बात का ध्यान रखना है कि मनुष्य ने जो ये कृषि कार्य की शुरुआत की थी, गेहूं और जौ उपजाया जो कृषि से संबंधित है, तो ये कृषि की जो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो इस नवपाषाण काल के अंदर हुई थी। मैंने ये तो बता दिया आपको पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल के अंदर हुई थी, लेकिन कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो इस नवपाषाण काल के अंदर हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। देखिए दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि इन कुर्नूल की गुफाओं से हमें सर्वप्रथम राख के अवशेष मिले हैं। तो ये कुर्नूल है ना, ये एक पुरापाषाण कालीन स्थल है, तो इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद आपके सामने कुछ प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थलों के नाम आ रहे हैं। जो इस अध्याय के अंदर जितने भी आपके नवपाषाण कालीन पुरास्थल आए थे उनको मैंने एक जगह कॉलम के अंदर लिख दिया है। देखिए, पहला पुरास्थल आ रहा है वो है पेयमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, तीसरा है महागड्ढा, चौथा है गुप्तक्राल और पांचवा है बुर्जहोम। ये 5 नवपाषाण कालीन पुरास्थलों के नाम आए हैं। तो आपको इनको तो याद ही करना है, दूसरा कोई उपाय है नहीं इनको, बस आप 4-5 बार पढ़िएगा, इससे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने एक सारणी आ रही है। इस टेबल के अंदर मैंने जितने भी जो ये पुरास्थल आए हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, उनकी वर्तमान अवस्थिति कहाँ पर है, वर्तमान में वो कहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न दे दिया जाता है, पुरास्थल का नाम दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि ये वर्तमान में इनकी अवस्थिति कहाँ है, वर्तमान के अंदर ये कहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पुरास्थल आ रहा है वो है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा पुरास्थल है कोल्डी हवा, ये पड़ता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तीसरा पुरास्थल है बुर्जहोम, ये पड़ता है कश्मीर में। और उसके बाद एक चिरांद नाम का पुरास्थल है जो पड़ता है बिहार में। और उसके बाद का पुरास्थल का नाम है महागड्ढा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक है गुप्तक्राल जो पड़ता है कश्मीर में। और उसके बाद एक पुरास्थल है हल्लूर जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और एक है पेयमपल्ली, वो भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इन दोनों के संबंध में एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो NCERT की किताब है इसके अंदर आपके बताया है कि हल्लूर और पेयमपल्ली दोनों आंध्र प्रदेश राज्य में है। लेकिन कई किताबों में मैंने ऐसा भी पढ़ा है, जो NCERT के अलावा जो गाइड बुक होती है अलग से, उनमें बताया है कि हल्लूर पड़ता है कर्नाटक राज्य के अंदर और पेयमपल्ली पड़ता है तमिलनाडु में। तो अगर कभी कभार आपको ये पुरास्थल इन राज्यों के अंदर भी बताए गए मिले तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। ठीक है। तो ये कुछ पुरास्थल है और इनकी वर्तमान अवस्थिति है, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप भी चाहें तो एक टेबल बना लो और आप जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ पर इनको एक बार लिख लीजिए। एक दो दिन लगेंगे, बस आप लिख करके एक बार चिपका दो जहाँ पर भी आप पढ़ते हो और वहाँ से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये चैप्टर आपके समाप्ति की ओर ही है। आगे हम 2 पुरास्थलों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक है मेहरगढ़, इसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है कि ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बारे में 2-3 और नई बातें हैं, वो क्या है वो आप जान लीजिए। पहली बात तो ये कि ये मेहरगढ़ कीरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है और ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर पड़ता है। ठीक है। और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये 2-3 बातें आई है इस मेहरगढ़ के बारे में, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। और इस मेहरगढ़ के बारे में हमने ऊपर बातें डिस्कस की थी कि सर्वप्रथम जो भेड़ बकरी पालने और गेहूँ और जो उगाने का जो कार्य किया था वो इसी मेहरगढ़ के अंदर हुआ था। और आगे जो हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित ये एक पुरास्थल है। तो इसके अंदर विशेष इतना कुछ नहीं है आपके।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था आज का हमारा ये तीसरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कुछ पाषाणकालीन पुरास्थलों के संबंध में, और उन पुरास्थलों से संबंधित कुछ विशेष बातों की भी हमने चर्चा की है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको प्रॉपर ढंग से लिख कर उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप नोट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ले सकते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स पढ़कर नियमित रूप से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा जो ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ये आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं लगता हूँ अगले वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।